हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस व शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की हमारी जो पॉलिटी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। आप लोगों को पता ही है पॉलिटी में अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? केंद्र राज्य संबंध यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो आज की हमारे इस टॉपिक की 10वीं क्लास है। अब तक जो भी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं जिस भी टॉपिक से रिलेटेड जिन लोगों ने नहीं की हैं या जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास पर आने से पहले एक बार हम डिस्कस करते हैं कि जो हम परसों हमने किया था, परसों हमने क्या पढ़ा था। तो परसों जो था हमारा, वो हमारा जो प्रशासनिक संबंध है वो कंप्लीट हो गया था। तो आज जो हमारा है प्रशासनिक संबंध से रिलेटेड, मतलब जो सेंटर और स्टेट में जो भी रिलेशंस होते हैं, जो भी जिस भी तरीके से उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है वो सब हमने पढ़ लिया था। और इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब हमने कर लिए थे। तो आज जो हम करेंगे ना, आज हम वित्तीय संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो फाइनेंशियली जो रिलेशंस होते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, उनके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें काफ़ी सारा है, काफ़ी इसमें कुछ है डिस्कस करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे इसमें? वित्तीय संबंधों के बारे में। किसके बारे में? वित्तीय संबंध। तो वित्तीय संबंध क्या होते हैं इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो 12वां भाग है, उसका जो 12th पार्ट है, उसमें आर्टिकल 368 से आर्टिकल 393 तक केंद्र और राज्य, मतलब सेंटर और जो स्टेट है, उनके वित्तीय संबंधों पर क्या की गई है? चर्चा की गई है। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। इसके अलावा इन्हीं विषयों पर, ये जो विषय हैं, इसी विषयों पर कई अन्य उपबंध भी हैं। तो इन्हें हम निम्नलिखित शर्तों से समझ सकते हैं। तो इन उपबंधों को हम किस तरीके से समझेंगे वो एक एक करके हम डेली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है? कराधान शक्तियों का आवंटन। मतलब जो कराधान शक्तियाँ, जो टैक्सेशन वाली जो पावर्स होती हैं, उनका आवंटन किस तरीके से होता है केंद्र और राज्य के बीच में, उनके बारे में हम चलो जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है कि संविधान ने केंद्र व राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया है। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स वाली पावर होती हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जो आवंटन किया है, वो निम्नलिखित तरीकों से, अब जो तरीके पढ़ेंगे ना एक एक करके, इन तरीकों से किया है। तो सबसे पहला क्या आता है? संसद के पास संघ सूची के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार। संसद के पास संघ सूची में, वैसे तो संघ सूची के विषय बहुत हैं, लेकिन जो कर से रिलेटेड है तो उसके संबंध में जो उस सूची के अंदर 13 विषय हैं कर से रिलेटेड। किससे संबंधित? कर से संबंधित संघ सूची में। तो उनके जो बारे में जो कर निर्धारण का विशेष अधिकार किसके पास है? संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची पर कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। अब जो राज्य की जो विधानमंडल है, जो राज्य सूची भी राज्य से संबंधित है, तो उसमें भी कितने सब्जेक्ट है, कितनी संख्या है? 18 हैं जो कर से रिलेटेड है। तो उन पर भी क्या है? कर निर्धारण का एक विशेष अधिकार है। ठीक है, चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो ही चुकी होगी। चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि संवर्धित सूची में कई कर प्रविष्टियां नहीं है। जो हमारी संवर्धित सूची है उसमें कई तरीके की करों की जो टैक्स है उनकी प्रविष्टियां नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो कर विधान के संबंध में संवर्ती क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर हम जाने तो हम कह सकते हैं जो टैक्स है, जो कर विधान है, उसके संबंध में संवर्ती के जो क्षेत्राधिकार है वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन क्या हुआ? लेकिन 101वें संशोधन अधिनियम, 101वां अमेंडमेंट हुआ। उस अधिनियम कब हुआ? 2016 में, जो जीएसटी वाला आया था ना, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो 101वें संशोधन अधिनियम 2016 ने वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में एक विशेष प्रावधान बनाकर एक अपवाद प्रस्तुत किया। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 101वां अमेंडमेंट हुआ तो ये एक तरीके से एक एक्सेप्शन ही था, एक अपवाद था जो वस्तु और सेवा कर पर भी
प्रावधान बनकर एक अपवाद प्रस्तुत किया गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे कहा गया है, इस संशोधन ने संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन के लिए समवर्ती अधिकार व शक्ति प्रदान की। अब आगे क्या है, आगे कहा गया है कि इस संशोधन ने, जो अमेंडमेंट हुआ 101वां 2016 में, इस संशोधन ने संसद एवं राज्य की जो विधायिका हैं उनको क्या है, वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन के लिए समवर्ती अधिकार व शक्ति प्रदान की। क्या की? समवर्ती अधिकार व शक्तियां जो थी वो प्रदान की हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है, कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में निहित है। अब जो कर निर्धारण है उसकी जो अवशेषीय शक्ति है वो किस में निहित है, वो संसद में निहित है। किस में निहित है? संसद में, पार्लियामेंट में। इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, जो क्या गिफ्ट टैक्स हम कह सकते हैं, जो उपहार कर, समृद्धि कर एवं व्यय कर लगाए हैं। तो इस वजह से जो संसद है उसने क्या किया है, उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर ये भी लगाए हैं। इसी जो ये 2016 वाला जो जीएसटी वाला जो अमेंडमेंट था ना, इसके तहत। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे कहा गया है, संविधान कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है। जो हमारा भारतीय संविधान है वो कर की उगाही और इसके जो संक्रमण है उसकी शक्ति में स्पष्ट अंतर, मतलब स्पष्ट तरीके से जो अंतर है वो शक्ति में स्पष्ट अंतर प्रस्तुत करता है या बताता है। और इस प्रकार कर के उगाही और एकत्र कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। और इस तरीके से क्या करता है, इस प्रकार से जो कर की उगाही है और जो एकत्र कर है, जो कर इकट्ठा है, उसकी प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। कौन करता है? संसद। उदाहरण के लिए आयकर की उगाही और एकत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है। जो आय होती है, जो टैक्स होता है, तो आयकर की जो उगाही है और जो उसका एकत्रीकरण किया जाता है केंद्र द्वारा, मतलब ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये सब जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र है उसकी जिम्मेदारी है, उसके द्वारा किया जाता है। परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य बांटा जाता है। लेकिन जब वो प्राप्त हो जाएगा तो जो प्राप्ति होंगी इस टैक्स से, तो जीएसटी वाला जो टैक्स है, इससे जो भी चीज़ें, मतलब जो भी पैसा प्राप्त होगा, पैसा मिलेगा, जो उसके द्वारा जो पैसा उगाया जाएगा, तो वो दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों के मध्य उसको फिर बांटा जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ आ ही गई होगी। नेक्स्ट क्या है, इसके अतिरिक्त संविधान में राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर निम्नलिखित पाबंदियां भी लगाई हैं। अब इसके अतिरिक्त जो कर निर्धारण है उसमें क्या किया गया है, जो कर निर्धारण की जो शक्ति है उन पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं। कौन सी पाबंदियां लगाई गई हैं, अब उन पाबंदियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली पाबंदी क्या है, विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है। जो विधानमंडल है वो व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार, उन पर क्या कर सकता है, कर लगा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति पर 2500 प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति पर 2500 प्रति व्यक्ति, 2500 रुपये प्रति व्यक्ति से अधिक, मतलब एक वर्ष में नहीं लगाना चाहिए। विधानमंडल चाहे तो लगा सकती है, व्यवसाय हो गया या व्यापार हो गया या रोजगार हो गया, इन पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो 2500 से ज़्यादा नहीं लगा सकती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे कहा गया है, राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री समाचार पत्रों के अतिरिक्त पर लगा सकता है। जो राज्यों का जो विधानमंडल है वो क्या है, वस्तुओं की जो खरीद है या बिक्री है उन पर कर लगा सकता है समाचार पत्र के अतिरिक्त, मतलब जो हमारे जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना, इनके अलावा। लेकिन ऐसी शक्तियों पर 4 पाबंदियां हैं। लेकिन इस तरीके की जो शक्तियां हैं उन पे भी 4 तरीके की पाबंदियां हैं, 4 टाइप्स की रिस्ट्रिक्शंस है। क्या क्या है, पहली है, राज्यों के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। मतलब राज्य के बाहर यदि कोई वस्तु खरीदी जाती है, बेची जाती है, तो उस पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। दूसरा है, आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री कर पर नहीं लगाया जा सकता।
अब आयात हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके दौरान खरीद बिक्री पर, जो खरीद और बिक्री हो रही है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टाइम पर, उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट आता है अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान। जो अंतर्राज्यीय व्यापार होता है या फिर जो वाणिज्य होता है उसके दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। किसी भी तरीके की कोई चीज़ खरीदनी हो या बिक्री करनी है तो उस पर टैक्स या कर नहीं लगाया जा सकता। फिर क्या आता है, उसके बाद आता है संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मामलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध। अब जो संसद द्वारा जो अंतर्राज्यीय व्यापार हैं और जो वाणिज्य हैं उनके तहत महत्वपूर्ण जो घोषित मामले हैं या मसले हैं उन पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध। ठीक है, तो उन पर भी क्या होगा, एक तरीके से जो क्रय विक्रय हैं उन पर क्या होगा, उन पर भी प्रतिबंध है। तो ये 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये 4 क्या हैं, प्रतिबंध हैं। चलिए आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है राज्य विधायिका को निम्नलिखित 2 मामलों में वस्तु की, सेवा की अथवा दोनों की आपूर्ति पर कर। अब जो राज्य की जो विधायिका है उनको 2 मामलों में, वस्तु की और सेवा की अथवा दोनों की आपूर्ति पर जो टैक्स लगाना पड़ता है या लगाया जाता है, तो अधिरोपित करने से संबंधित किया जाता है। तो अधिरोपित करने से संबंधित क्या क्या किया जाता है, सबसे पहला आता है जबकि ऐसी आपूर्ति राज्य के बाहर की गई हो, जबकि इस तरीके की जो आपूर्ति की गई हो वो राज्य के यानी कि स्टेट से जो है वो बाहर की गई हो। तथा दूसरा क्या है, जबकि ऐसी आपूर्ति आयात अथवा निर्यात के दौरान होती हो। जबकि इस तरीके की जो आपूर्ति है वो कब होती हो, आयात या फिर निर्यात के दौरान होती हो, है ना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के दौरान होती हो। फिर आता है पुनः संसद को यह शक्ति प्राप्त है। क्या पुनः संसद को क्या शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी वस्तु, सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति राज्य से बाहर होने तथा ऐसी आपूर्ति आयात या निर्यात के दौरान होने के बारे में विनिश्चय कर सिद्धांत अथवा नीति विरूपित करे। तो आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है कि जो संसद है, संसद को यह शक्ति प्राप्त है, क्या शक्ति प्राप्त है कि वह अपनी वस्तु, उसकी जो भी वस्तु है, सेवा या फिर दोनों ही उनकी आपूर्ति जो है राज्य से बाहर होने, राज्य यदि जो आपूर्ति है वो राज्य से बाहर होती है तथा ऐसी आपूर्ति आयात या निर्यात के दौरान, ऐसी आपूर्ति इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दौरान होने के बारे में विनिश्चय कर सिद्धांत अथवा नीति निरूपित करें। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। चलो अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे कहा गया है राज्य विधानमंडल किसी अंतर्राज्य नदी या नदी धारा के विनिमय या विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है। अब कहने का मतलब क्या है कि जो राज्य की जो विधानमंडल है वो किसी भी अंतर्राज्य नदी, जो अंतर्राज्य नदी है या नदी धारा या नदी की कोई भी धारा है, पानी वगैरह नदी का, के विनिमय या विकास हेतु, उसके विनिमय या विकास के लिए क्या कर सकती है, उसके विनिमय या विकास के लिए संसद द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को, यदि संसद के द्वारा कोई भी प्राधिकरण स्थापित किया गया है, किसी भी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, कोई भी पानी या फिर बिजली का जो एकत्रीकरण का जो उत्पादन है यदि या खपत हो रही है या वितरण है या बिक्री पर कर है, निर्धारण कर सकती है। कौन कर सकती है, हमारी संसद जो है। ठीक है, चलिए, सॉरी संसद नहीं, राज्य की विधानमंडल, मैंने गलत बोल दिया, निर्धारण कर सकती है। लेकिन ऐसा किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी। लेकिन इस तरीके का कोई है, कुछ बात है ऐसा, यदि राज्य करता भी है, जो राज्य की विधानमंडल है वो करती भी है, तो उससे पहले उस या राष्ट्रपति की सिफारिश हो, मतलब राष्ट्रपति चाहते हो या फिर अगर वो करना चाहती है तो उनको पहले, जो राज्य की जो विधानमंडल है किसी भी राज्य की, उनको पहले क्या करना पड़ेगा, जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उनसे पहले सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कराधान शक्तियों का आवंटन, मतलब जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी पावर्स है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं
केंद्र और राज्य के बीच में। अब जो नेक्स्ट कल वाली क्लास में करेंगे वो कर राजस्व का वितरण करेंगे। जो कर होता है, जो कर राजस्व होता है, उसका वितरण किस तरीके से होता है उसके बारे में। फिर अभी तो बहुत है, अभी तो गैर कर राजस्व का वितरण और राज्यों के लिए जो सहायता अनुदान है वो हो गया, वस्तु एवं सेवा कर परिषद हो गया, वित्त आयोग हो गया, मतलब सारा जो है ना सब कुछ जो है, सहकारी आयोग हो गया और पुंछी आयोग हो गया, है ना। ये मतलब बहुत सारा है, अभी इसमें काफ़ी है, अभी चलेगी क्लास काफ़ी दिन तक इस टॉपिक की ही, ठीक है। तो ये आज के लिए तो इतना ही है, बाकी और जो हम करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सके और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही है, अब मिलते हैं अब हम कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।